औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, अब यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह बेसिक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को जो बड़े दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और जनरली जो इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे जो सिलेबस इकोनॉमिक्स का डिज़ाइन किया जाता है उसमें माइक्रो और मैक्रो ही शामिल की जाती है। मैक्रो के मानी बड़े के हैं, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है कुल्ली, और इकोनॉमिक्स मुआशियात। तो यहाँ से कुल्ली मुआशियात का हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसमें अब हम चीज़ों को एग्रीगेट के तौर पर लेंगे, मजमूई तौर पर लेंगे। जैसे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर से पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स की बात करेंगे, पूरी कंट्री के कंज्यूमर्स की बात करेंगे। इसी तरह हम प्रोड्यूसर्स की एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे, एक प्रोड्यूसर से निकलकर हम मुल्की सतह पे आ जाएंगे। इसी तरह हम एक शख्स की आमदनी की बजाय कौमी आमदनी की बात करेंगे, एक अशिया की कीमत की बजाय मजमूई तौर पे जो कीमतें होंगी उनकी बात करेंगे। तो जब हम चीज़ों को एग्रीगेट लेवल पे ले जाएंगे, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे, मजमूए की बात करेंगे, और बड़ों के माने में इसको लिया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से ये मैक्रो का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में शामिल होता है, तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है दैट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम लफ्जी तौर पे हम इसका मानी कर सकते हैं कौमी आमदनी, पूरे कौम की आमदनी। किसी भी कंट्री के रहने वालों की जो आमदनी होती है उसको हम कौमी आमदनी कहते हैं। मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस की हैं। जो तीन डेफिनेशन बेसिकली हम करेंगे, जो जिसको आप लोगों ने याद भी करना है, उस पर डिपेंड करेंगे इसके तीन क्वेश्चन। इस चैप्टर में जो तीन लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे ना, मेन लॉन्ग क्वेश्चन, उन तीनों में ये तीनों डेफिनेशन यूज होंगी। इसलिए आपकी बुक में इससे ज़्यादा भी दी गई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये तीन डेफिनेशन आपको तैयार होनी चाहिए। इसलिए वो मैंने लिख दी हैं ताकि आपको डिस्कस की जा सकें, आपसे आपको हाईलाइट कर दें। तो पहली डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल की आ जाती है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, individual of a country produce certain quantity of goods and services by using the resources of the country with the help of their capital. It is called national income. किसी भी मुल्क के इनफरादी लोग जो किसी भी कंट्री में जो सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ना, ख़ास अशिया और ख़दमात की एक ख़ास मकदार पैदा करते हैं, यूजिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री, मुल्की वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, सरमाए के साथ, इट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक किसी भी मुल्क के लोग अपने वसाइल और सरमाए की मदद से अशिया और खदमात की ख़ास मकदार पैदा करते हैं जो कौमी आमदनी कहलाती है। और यह कौमी आमदनी पूरे मुल्क के लोगों की वो अशिया और खदमात की मकदार को ज़ाहिर करेगी जो अपने वसाइल और सरमाए की मदद से पैदा करेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल ने मजमूई पैदावार को कौमी आमदनी का नाम दिया है। सेकेंड डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू एक्ले गार्डनर। एक्ले गार्डनर ने क्या कहा था कि इंडिविजुअल इनकम इज द अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग। किसी शख्स की इनफरादी आमदनी जो होगी उसकी कमाई का वो हिस्सा है, फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज करंटली रेंडेड बाय हिम, जो कि उसकी अपनी खिदमात के एवज हासिल हो, और बाय हिज प्रॉपर्टी, या अपनी जायदाद की खिदमात के एवज हासिल हो। नेशनल इनकम इज नथिंग मोर दैन द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इनकम। और कौमी आमदनी तमाम इनफरादी आमदनियों के मजमूए के अलावा कुछ भी नहीं। तो गार्डनर एक्ले के मुताबिक इनफरादी आमदनी किसी शख्स की अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के एवज हासिल होने वाली मकदार को कहते हैं। और कौमी आमदनी इनफरादी आमदनियों के मजमूए के सिवा कुछ नहीं है। तो ये गार्डनर एक्ले ने कहा था, जिसने पैदावार की बजाय आमदनियों को काउंट करने को अहमियत दी। तीसरी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, विच इज अकॉर्डिंग टू
प्रोफेसर फिशर, आर्विंग फिशर ने क्या कहा था? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल में कंज्यूम हो, सर्फ हो, इस्तेमाल हो, वो कौमी आमदनी कहलाएगी। प्रोफेसर फिशर के मुताबिक अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी अहमियत की हामिल है। उसके बाद आता है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच इज डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वरात की वजाहत करेगा ये क्वेश्चन। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वरात में हमारे पास मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार, ये पहला कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का, इसका डिफरेंट कंसेप्ट्स में आ जाते हैं। तो खाम कौमी पैदावार बेसिकली है क्या? नाम से जाहिर है कि किसी भी मुल्क की जो खाम चीज़ जो भी हम लेते हैं, किसी भी चीज़ को खाम को कहते हैं रॉ फॉर्म, इब्तदाई हालत किसी शय की। तो कौमी पैदावार, जब हम खाम कौमी पैदावार लेते हैं तो इससे मुराद होता है कि किसी भी कौम की पैदावार की इब्तदाई हालत। अब कौम का तो ये भी है कि जैसे पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ पाकिस्तान में आबाद है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आबाद है। तो पूरी कौम जहाँ पे भी रहकर जो भी अशिया खिदमात एक साल में पैदा करेगी उसकी मार्केट वैल्यू को काउंट करेंगे तो वो हमारी खाम कौमी पैदावार कहलाएगी। उसमें बेशक एग्रीकल्चरल गुड्स शामिल हो, इंडस्ट्रियल गुड्स हों, मिनरल्स हों या ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज हो जाएं, ठीक है, हर चीज़ इसमें शामिल होगी। तो पूरी कौम जहाँ पे भी रह के, बेशक मुल्क में रहकर बेशक मुल्क से बाहर, वो सारी उसकी जो होगी पैदावार को उसको काउंट करेंगे तो वो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी। इसी से हम सेकंड कंसेप्ट हासिल करेंगे, वो क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हासिल करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट फॉरेन इनकम निकाल दें तो वो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम मुल्की पैदावार। अब एक लफ्ज़ तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये पूरी कौम की है, ये सिर्फ मुल्की लोगों की है। मुल्क में रहकर जो भी अशिया खिदमात पैदा होती हैं विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी अशिया खिदमात पैदा होंगी वो किसी भी मुल्क की खाम मुल्की पैदावार कहलाएगी। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एरिया 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, तो उसके अंदर अंदर रहकर जो भी चीज़ पैदा होगी वो खाम मुल्की पैदावार होगी। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है नेट फॉरेन इनकम्स। फॉरेन इनकम्स ही नहीं, मैंने कहा नेट फॉरेन इनकम। नेट फॉरेन इनकम का मतलब ये होता है कि जब हम खाम कौमी पैदावार से खाम मुल्की पैदावार बनाएंगे तो उसके लिए जो हमारे बहन भाई बाहर से पैसा भेज रहे हैं वो तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जो मुल्क में रहकर गैर मुल्की कमा रहे थे और यहाँ से बाहर पैसा भेज रहे थे, जैसे पाकिस्तान में सुजुकी का शोरूम, ठीक है, लीवर्स ब्रदर आ गए, लो वाले हो गए, ठीक है, टोटल वाले, इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में रह के बिजनेस कर रही है। तो वो हमारी खाम कौमी पैदावार में शामिल नहीं होगी लेकिन खाम मुल्की पैदावार का हिस्सा होंगी। इसलिए हम मुल्की पैदावार को जब हासिल करेंगे तो हम बाहर से आने वाली कौम की आमदनियों को निकाल देंगे और मुल्क से बाहर जाने वाली फॉरेनर की आमदनियों को शामिल कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड नेट फॉरेन इनकम। तो वो शामिल करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट है, ये भी हम इसी से ही हासिल करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, इसलिए मैंने इसको इसके सामने ही लिखा है। ग्रॉस नेशनल इन प्रोडक्ट से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे हासिल करते हैं, ये चीज तो आपको भी क्लियर है कि जब हम किसी शय की खालस फॉर्म लाना चाहते हैं खाम से, तो हमें कुछ चीज को माइनस करना पड़ता है, उस चीज को कशीद करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट हासिल करनी है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन फरसूदगी के अखराजात इसको हम कहते हैं, फरसूदगी के अखराजात। फरसूदगी के अखराजात से मुराद क्या होता है कि जो टूट फूट पर अखराजात आते हैं, जैसे कोई मशीनरी चल रही है तो उसका कभी भी कोई भी नट टूट गया, बेल्ट टूट गया, या उसको रनिंग फॉर्म में रखने के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे फरसूदगी के अखराजात यानी डेप्रिसिएशन अलाउंसेस कहलाएंगे। इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी शामिल होती है, यानी ये ख़ास अरसे बाद अगर चीज़ नकारा हो जाती, 10 साल की वारंटी, 10 साल के बाद वो मशीन ख़त्म हो जानी थी तो हमने उसको बदलना भी है, तो उसके खर्चे भी हर माह हर साल हम अलहदा करते जाएंगे ताकि उसको बदला भी जा सके। तो अगर हम खाम कौमी पैदावार में से अमले फरसूदगी के अखराजात डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर दें तो हमें खालस कौमी पैदावार यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। इसी से फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट से ही अगला कंसेप्ट निकलता है नेशनल इनकम, या नेशनल प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है, लेकिन फेमस जो है वो नेशनल इनकम के तौर पे है। कौमी आमदनी, कौमी आमदनी हम कैसे हासिल करेंगे? नेशनल इनकम के लिए हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे और हम प्लस कर देंगे सब्सिडीज को। मतलब आने जो होंगे वो जमा करेंगे और बिलवास्ता टैक्स जो होंगे वो माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं? टैक्सेस की वो फॉर्म जो किसी भी बिजनेसमैन पे अगर लगते हैं, कंज्यूमर आइटम्स पे लगते हैं, तो वो प्राइस में इंक्लूड करके कंज्यूमर से ही रिसीव कर लेते हैं। जैसे फर्ज करें कुकिंग ऑयल पे या सर्फ पे या सोप पे कोई टैक्स गवर्नमेंट लगाती है तो वो कीमतों में शामिल करके सार्फिन से ले लेते हैं, कंज्यूमर ही उसको पे कर रहे होते हैं। लगा कंपनी पे था, अदा सारिफ कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। लगते किसी और पे हैं, अदा कोई और करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर दें, प्लस जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है, छूट देती है, ठीक है, कीमतों में, उसको सब्सिडी कहते हैं। जैसे अगर फर्ज करें गवर्नमेंट बाहर के मुल्क से 100 रुपए की चीनी मंगवाए किलो, और पाकिस्तान में अगर वो लाकर 120 रुपए की दे तो वो 20 रुपए टैक्स होगा, जबकि वही 100 रुपए की चीनी मंगवाकर मुल्क में 80 रुपए की दी जाए तो वो 80 रुपए सब्सिडी होगी, आना होगा। तो इसलिए तमाम किस्म के जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है उसको ऐड करना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगा रही है उसको माइनस करना है, तो बाकी हमारे पास नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट से। तो इसी तरह इससे ये माइनस होगा तो ये चीज आ जाएगी, इससे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो नेशनल इनकम आ जाएगी। उसके बाद हमारा फिफ्थ कंसेप्ट आ जाता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को अगर गौर करें तो हम गार्डनर एक्ले की डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्ले गार्डनर की जो सेकंड डेफिनेशन हमने की थी, हमने कहा था इंडिविजुअल इनकम इज द अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज करंटली रेंडेड बाय हिम और बाय हिज प्रॉपर्टी। एक शख्स की शख्सी आमदनी से मुराद या इनफरादी आमदनी से मुराद वो कमाई होती है जो उसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के इवज हासिल हो, वो उसकी पर्सनल इनकम होती है। हम फर्ज करें मैं अगर कहीं पे जॉब करूं और उसके बदले में मुझे तनख्वाह मिले, वो मेरी कमाई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं फर्ज करें कोई कैपिटल रेंट आउट करता हूं या मैंने मकान किराए का बनाकर
किराए पे दे दी और उसका मुझे मंथली किराया आ रहा है, तो वो मेरी सर्विसेज की, प्रॉपर्टी की सर्विसेज हैं, उसके एवज मुझे मिल, वो भी मेरी पर्सनल इनकम, और जो मैं खुद कमा रहा हूं वो भी मेरी पर्सनल इनकम है। तो पर्सनल इनकम अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के एवज हासिल होने वाली आमदनी को कहते हैं। उसके बाद कंसेप्ट आ जाता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से मुराद काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये हम पर्सनल इनकम से हासिल करते हैं कि अगर हम पर्सनल इनकम से माइनस कर दें डायरेक्ट टैक्सेस, बराह रास्त टैक्सेस को। अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्स जो जिस पे लगते हैं वही अदा करता है, इनको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। और यहां पे हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको हम कहते हैं जैसे सेल्स टैक्स वगैरह, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो कहता है कि अगर पर्सनल इनकम में से, ठीक है, ये आपको माइनस ना समझिएगा, ये डॉट है, पर्सनल इनकम में से माइनस कर दें डायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास बच जाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारी वो आमदनी है जिसको हम जहां चाहें खर्च कर सकते हैं। क्लियर? बुक में अक्सर बुक्स में ये 6 कंसेप्ट ही चलते हैं, लेकिन एक 7वां कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए जो अक्सर बुक्स में शामिल होता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, या इसको हम कहते हैं फीकस आमदनी। फीकस आमदनी, फीकस आमदनी क्या होती है? टोटल नेशनल इनकम को अगर मुल्क की पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो वो पर कैपिटा इनकम हमें हासिल होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर हम कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम कर दें, ठीक है, कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम कर दें तो हमें फीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम हासिल होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन 1। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट तो इसमें काफी कवर हो जाते हैं क्योंकि इन सब से रिलेटेड वो लहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ये इस चैप्टर का पहला है जिसमें वो कहेगा कि डिफाइन नेशनल इनकम एंड डिस्कस डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। बहुत अहम सवाल है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।